तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज एकेडमी में। और आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर, पृथ्वी की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टाइडल सिद्धांत, ऑप्शन बी नेबुलर परिकल्पना, ऑप्शन सी एक्सप्लोजन थ्योरी और ऑप्शन डी फिशर सिद्धांत। बताइए कि जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन सा है वो? नेबुलर परिकल्पना। ये नेबुलर परिकल्पना है वो पृथ्वी की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत है। सर्वाधिक वैज्ञानिक है वो इस सिद्धांत को सत्य मानते हैं। तो ये मतलब जो परिकल्पना है वो क्या कहती है? नेबुलर परिकल्पना कहती है कि एक विशाल गैसीय धूल का बादल, विशाल गैसीय धूल का बादल, धूल का बादल के गुरुत्वीय संकुचन से, गुरुत्वीय संकुचन से, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये एक बादल है, इसकी कोई आकृति नहीं होती, ये बादल किसी भी आकृति का हो सकता है। और गुरुत्वीय संकुचन से जो ये बादल है इसमें गुरुत्वीय संकुचन हुआ और उस गुरुत्वीय संकुचन से वो सौर मंडल बना। क्या बना? सौर मंडल। संकुचन हुआ और उससे बना सौर मंडल। जब इससे सौर मंडल बना और जो बीच में है वो सूर्य बना। बीच में कौन बना? सूर्य। सूर्य बीच में बना। तो सूर्य है वो एक प्रकार का क्या है? तो वो तारा है। क्या है? वो एक प्रकार का तारा है। और जो बचे हुए पदार्थ थे, जो बादल था जिसमें हम कह सकते हैं कि जो अस्थिरता पैदा हुई थी, और उसमें जो बीच बाकी के जो कण थे या गैसें थी, उससे मतलब क्या हुए? जो गैसें थी और उससे मतलब क्या हो गए? ग्रह बन गए। क्या बन गए? ग्रह। ग्रह बन गए। एक जो प्रारंभिक गैस है वो धूल में गुरुत्वीय अस्थिरता हुई थी जिससे बादल है वो सिकुड़ गया था। जो जिस हमने अभी पढ़ा था कि जो ये बादल था और इस बादल में क्या पैदा हुई थी? अस्थिरता। जब इसमें अस्थिरता पैदा हुई तो क्या हो गया? बादल है वो सिकुड़ गया। बादल क्या हो गया? सिकुड़ गया। और जब ये बादल सिकुड़ गया तो सिकुड़ने के साथ साथ ये क्या करने लगा? गति करने लगा। मतलब ये मतलब घूमने लगा। बादल क्या करने लगा? घूमने लगा। अब ये किस डायरेक्शन में घूमा था ये तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन जब ये बादल था, जब ये घूमा तो ये घूमा था। तो जैसे आज हम कह सकते हैं कि आज जितने भी ग्रह उपग्रह जिस डायरेक्शन में घूम रहे हैं उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि यह भी उसी डायरेक्शन में इस तरह से घुमा होगा। जब ये घुमा था और बीच में जो सूर्य था, ये सूर्य बना था, तो एक ये प्रकार की क्या बन गई? डिस्क बनी। क्या बनी? एक डिस्क बनी थी। कैसे? जैसे कि ये सूर्य है, ये सूर्य है और इसमें ये छोटे छोटे ग्रह उपग्रह वगैरह सब कुछ है। तो ये सभी के सभी जो गति कर रहे थे वो किस डायरेक्शन में गति कर रहे थे? वो इस डायरेक्शन में कर रहे थे। सभी इस डायरेक्शन में सभी ये वो गति कर रहे थे ऐसे। तो ये एक प्रकार की डिस्क बन गई। जो केंद्र होता है, ये डिस्क का मतलब होता है दोस्तों, जैसे ये डिस्क सीढ़ी होती है। कौन? सीढ़ी। सीढ़ी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। वो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, सीढ़ी होती है। तो सीढ़ी जब हम ड्राइव में लगाते हैं तो इस तरीके से सीढ़ी होती है और बीच में ये केंद्र होता है जहाँ पर हम उसमें डीवीडी में सीढ़ी को शिफ्ट करते हैं। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो केंद्र है, केंद्र में सूर्य था और सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह थे और जो घूम रहे थे, बादल भी घूम रहे थे और उससे वो बना, वो क्या बना? उत्पत्ति का ये नेबुलर परिकल्पना ये कहती है दोस्तों कि इस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। जब ये बादल था, ये घूमने के साथ साथ चपटा हो गया था। क्या हो गया था? चपटा हो गया था। जब ये चपटा हो गया था तो इसमें द्रव्यमान घना होकर प्रोटो सूर्य बना। इसमें द्रव्यमान था वो घना द्रव्यमान होगा, घना हो गया और उससे मतलब क्या बना था? प्रोटो सूर्य बना था। प्रोटो सूर्य बना और ये छोटे छोटे कण हैं वो आपस में जुड़ने लगे थे। जो छोटे छोटे जो कण थे वो आपस में जुड़ने लगे थे। कण आपस में जुड़े, आपस में जुड़े तो ये
प्रमुख सूर्य और जो आपस में कण है वो आपस में वो जुड़ने लगे, जुड़ने से और अन्य है वो क्या बन गए, ग्रह उपग्रह वो बन गए। और इसी के साथ हम हमारे जो सौरमंडल है इसमें ग्रह एक समतल यानी अप्रोप्रिएटली सेम प्लेन यानी समतल में घूमते हैं और एक ही दिशा में एक चपटी डिस्क में बनाना दर्शाता है। समतल में सभी घूमते हैं दोस्तों। एक ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम कहते हैं कि ये सूर्य है और इसके चारों ओर ये अन्य ग्रह उपग्रह वगैरह है, तो इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये इधर घूम रहा है और ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है, ऐसा नहीं है। सभी के सभी जो घूम रहे हैं वो सब एक डायरेक्शन में घूम रहे, जो इस डिस्क बनना दर्शाता है। क्या बनना दर्शाता है, डिस्क बनना दर्शाता है। तो इसे हम डिस्क थ्योरी भी कह सकते हैं। तो ये हमारी थी नेबुलर परिकल्पना, जिसको मैंने आपको समझा दिया है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 अरब वर्ष, ऑप्शन बी 4 अरब वर्ष, ऑप्शन सी 13.8 अरब वर्ष, या ऑप्शन डी 20 अरब वर्ष। बताइए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। कौन सा? 13.8 अरब वर्ष। यानी कि जो बिग बैंग सिद्धांत है वो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड की आयु है वो लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले मानी जाती है कि इससे इतना वर्ष पहले है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति मतलब हुई थी। तो ये मतलब हम अगर बिग बैंग सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि ब्रह्मांड का आरंभ है वो 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ। कब हुआ? 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ और एक अत्यधिक घने गर्म अवस्था में हुआ। किसे? घना और गर्म, एक तो मतलब गर्म और घनी अवस्था में इसका मतलब आरंभ हुआ था। और इससे समय और स्थान और पदार्थ की शुरुआत हुई थी। किसकी? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार है वो 13.8 अरब वर्ष पहले। और किसकी शुरुआत हुई? समय। और किसकी शुरुआत हुई? स्थान। और किसकी शुरुआत हुई? और पदार्थ। ये तीनों के तीनों ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई तब इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि इसकी भी शुरुआत उस समय हुई। और जो ये ब्रह्मांड है जो ये पृथ्वी से भी जुड़ा हुआ है, तो इसे सौरमंडल का हिस्सा कहा जाता है। ब्रह्मांड जो सौरमंडल का हिस्सा, जो सौरमंडल है वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। सौरमंडल ब्रह्मांड का हिस्सा है। सौरमंडल में हमारे जितने भी ग्रह उपग्रह आते हैं वो सब ब्रह्मांड के हिस्से हैं। और ब्रह्मांड के विस्तार और तारों की गणित रचना ने तत्वों का निर्माण किया था। कि कौन से तत्व थे वो तत्व थे, एक था हीलियम। कौन सा था? हीलियम। और एक कौन सा था? हाइड्रोजन। कौन सा था? हाइड्रोजन। और भारी तत्व थे, भारी तत्व थे। इन सभी तत्वों ने मिलकर है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को संभव बनाया था। तो ये हमारा था बिग बैंग सिद्धांत, जो हमें बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो कितने वर्ष पहले हुई थी और कैसे हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप ऑप्शन सी है, 13.8 अरब वर्ष पहले। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2.5 अरब वर्ष पहले, ऑप्शन बी 3.2 अरब वर्ष पहले, ऑप्शन सी 4.6 अरब वर्ष पहले, और ऑप्शन डी 6.1 अरब वर्ष पहले। बताइए कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो मतलब क्या होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 4.6 अरब वर्ष पहले। 4.6 अरब वर्ष पहले वो पृथ्वी का वो निर्माण हुआ था। तो हमें कैसे पता चलता है कि इसका मतलब इतने समय पहले मतलब जो हुआ निर्माण हुआ, क्योंकि उस समय तो कुछ भी ना तो कुछ टेक्नोलॉजी थी, कुछ भी नहीं था। तो हम कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको मतलब ज्ञात करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक रेडियोमेट्रिक डेटिंग होती है। क्या होती है? रेडियोमेट्रिक डेटिंग। रेडियोमेट्रिक डेटिंग इसके द्वारा पता चलता है हमें कि मतलब इतने वर्ष पहले कौन सी मतलब क्या घटना हुई थी। और मतलब पता कैसे चलता है, तो इससे मतलब पता ऐसे चलता है कि जो ओरिएंटली चट्टान होती है और जो मेटेओराइट्स और यूरेनियम लेड होती है और एक समरियम नियोडियम और
रेबिडियम, न्यूट्रिस आदि रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग होता है। और सबसे पहले मतलब मेटेओराइट्स और चंद्रमा की चट्टानों का औसत जो टाइम होता है वो होता है 4.5 से 4.5 से 4.6 GA होता है। क्या होता है? GA। अब ये GA क्या होता है? तो GA का मतलब होता है, G का मतलब होता है गीगा। क्या होता है? गीगा। और A का मतलब होता है एन्यूम। एन्यूम होता है मतलब जो इसका मतलब होता है जी यानी गीगा का मतलब होता है 1 वर्ष, 1 अरब वर्ष। कितना? 1 अरब वर्ष। और जो ए का मतलब होता है 1 अरब और ए का मतलब होता है वर्ष। ए का मतलब होता है वर्ष, ये होता है GA। मतलब जैसे हमने अभी कहा कि 4.5 से 4.6 GA, मतलब 4.5 अरब वर्ष पहले। कितने? 4.5 अरब वर्ष पहले। तो ये समय को ज्ञात करने की इकाई होती है GA। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा कौन सा? 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की एवं उत्पत्ति हुई थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था? पृथ्वी का निर्माण है वो कब हुआ? ये तो हमने अभी प्रश्न कर लिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? हमारा अगला सवाल क्या है? पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो किस प्रक्रिया से हुआ है? तो आपके ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए विस्तार प्रक्रिया, ऑप्शन बी संघनन प्रक्रिया, ऑप्शन सी एक्रीशन प्रक्रिया और ऑप्शन डी उपधारा प्रक्रिया। बताइए कि जो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो जो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन सी। कौन सी? एक्रीशन प्रक्रिया। इस एक्रीशन प्रक्रिया से वो पृथ्वी का निर्माण है वो हुआ है। अभी एक्रीशन प्रक्रिया है क्या? एक्रीशन प्रक्रिया का मतलब कहती है कि जो पहले शुरुआत में जो कण है वो आपस में चिपके। क्या हुआ? जो शुरुआत में है वो कण चिपके आपस में, कण चिपके। फिर कणों से मतलब धूल कणों का आपस में संलयन हुआ। किसका? धूल कण है और उसका आपस में संलयन हुआ। जब उनका आपस में संलयन हुआ तो जो एक चट्टानें बनी। कौन सी चट्टानें बनी? वो थी प्लेनेटिसिमल चट्टानें। उसका निर्माण हुआ था। किसका? प्लेनेटिसिमल। इन चट्टानों का वो निर्माण हुआ। जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ और किमी पैमाने की चट्टानें बनी, किलोमीटर में मतलब ये चट्टानें बनी थी कि मतलब कितनी गहरी ये चट्टानें या कितनी ऊपर चट्टानें, इस प्रकार की ये चट्टानें बनी। और जब ये चट्टानें बनी तो उनके बाद वो ग्रेविटेशनल पकड़ और यहाँ टकराव बढ़े। कौन से टकराव? ग्रेविटेशनल टकराव बढ़े। ग्रेविटेशनल टकराव हम क्या क्या कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल टकराव का अर्थ होता है कि जो चट्टानें हैं वो आपस में टकराने लगी थी। चट्टानें वो आपस में टकराने लगी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये एक प्लेट है ए और ये एक प्लेट है बी। ये दोनों आपस में टकराई, ये ए प्लेट, ये बी प्लेट, ये इधर आई, ये इधर आई। जब ये दोनों आपस में टकरा गई, ये और ये, तो एक जो भारी चट्टान थी वो नीचे धस गई। वो कहाँ पर आ गई? नीचे। और जो हल्की थी वो ऊपर आ गई। भारी थी वो नीचे चली गई और हल्की थी वो ऊपर चली गई। इस प्रकार से वो पृथ्वी का वो निर्माण हुआ। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं पर्वतों का निर्माण हुआ था। तो ये हमारा था कि पृथ्वी का निर्माण है वो किस प्रक्रिया से हुआ था? तो एक्रेशन प्रक्रिया से हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जो प्रारंभिक पृथ्वी थी उस प्रारंभिक पृथ्वी का तापमान है वो कैसा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अत्यधिक ठंडा, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी पिघला हुआ या ऑप्शन डी ठोस और स्थिर। बताइए कि जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन सी। कौन सा? पिघला हुआ। जो तापमान था वो कैसा था? पिघला हुआ तापमान था। जो पिघला हुआ कैसे? तो
जो एक्रेशन जो हमने अभी पहले पढ़ा था कि जिसकी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था वो एक्रेशन प्रक्रिया से हुआ था। तो उसके जो टकराव हुए थे और जो ऊष्मा उससे जो उत्सर्जित हुई थी और उस ऊष्मा से मतलब जो रेडियोधर्मी विघटन हुआ था। कैसा विघटन हुआ था? रेडियोधर्मी विघटन, रेडियोधर्मी विघटन हुआ था। उस रेडियोधर्मी विघटन से ऊष्मा उत्पन्न हुई थी और गुरुत्वीय संकुचन हुआ। क्या हुआ? गुरुत्वीय संकुचन हुआ और ऊष्मा का रूपांतरण हुआ। ये टकराव हुए, टकराव से भाई पहले प्लेटें टकराई, प्लेटों का टकराव हुआ, फिर रेडियोधर्मी संकुचन हुआ, उससे ऊष्मा पैदा हुई। क्या पैदा हुआ? ऊष्मा पैदा हुई और ऊष्मा का क्या हुआ? रूपांतरण हुआ। क्या हुआ? रूपांतरण। तो ऊष्मा का रूपांतरण हुआ और जो पिघली हुई अवस्था के कारण तत्वों का विभेदन है वो आसान हुआ, क्योंकि पिघली हुई थी तो रूपांतरण हुआ। तो पिघली हुई अवस्था के कारण है वो इनका क्या हुआ? रूपांतरण हो गया। पिघली हुई थी उस अवस्था के कारण विभेदन है वो आसान हो गया। विभेदन हो गया चट्टानों का, मतलब वो अलग अलग भागों में वो बटने लगी, विभेदन हो गया। और घनत्व के आधार पर भारी तत्व केंद्र की ओर डूब गए। जो भारी तत्व थे वो कहाँ चले गए? केंद्र की ओर। भारी तत्व कहाँ गए? केंद्र की ओर। जब ये केंद्र की ओर गए केंद्र की ओर डूबे। सतह पर लगातार ज्वालामुखी और की गतिविधियां वो होती रहती थी। तो जो सतह थी पृथ्वी की, वहाँ पर जो निर्माण था, जो प्रारंभिक काल था पृथ्वी के निर्माण का, उसमें ज्वालामुखियों का विस्फोट बहुत ज़्यादा था। तो ज्वालामुखी फट रहे थे। क्या हो रहे थे? ज्वालामुखी फट रहे थे। तो ज्वालामुखी लगातार उनकी जो गतिविधियां ज्वालामुखियों की वो चल रही थी और उसी के कारण है वो पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या था? पिघला हुआ तापमान था। क्या था? शुरुआत का तापमान पिघला हुआ। तो करेक्ट आंसर पिघला हुआ तापमान है। किस कारण से? तो वह ज्वालामुखी की लगातार गतिविधियां हुई थी और जो मतलब एक्रेशन के दौरान हुए टकराव हुए, उससे ऊष्मा उत्सर्जित हुई थी और रेडियोधर्मी विघटन हुए थे, उससे जो ऊष्मा उत्पन्न हुई थी और गुरुत्वीय संकुचन हुआ, उससे मतलब ऊष्मा का रूपांतरण हो गया था। इसी के कारण जो ज्वालामुखी घटनाएं थी वो भी हो रही थी। इसी कारण जो पृथ्वी का तापमान है वो कैसा हुआ था? पिघला हुआ तापमान था। कहाँ पर? प्रारंभिक समय, शुरुआती समय में। कौन से समय में? शुरुआती समय में। शुरुआती समय में। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कोर, मेंटल और क्रस्ट किस प्रक्रिया से बनी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घूर्णन प्रक्रिया, ऑप्शन बी विभेदन प्रक्रिया, ऑप्शन सी विकिरण प्रक्रिया, ऑप्शन डी विस्फोट प्रक्रिया। बताइए कि जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कौन सी? विभेदन प्रक्रिया। इस विभेदन प्रक्रिया से वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर, मेंटल और क्रस्ट का निर्माण हुआ था, या इसका निर्माण हुआ था किससे? वो हुआ था विभेदन की प्रक्रिया से। हम कह सकते हैं कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी की ये क्रस्ट है। क्या? ये क्रस्ट है और ये कोर है। तीन भाग है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो कोर होता है वो सबसे अंदर वाला भाग है, ये कोर है, ये क्रस्ट है और ये मेंटल है। इसके तीन भाग हैं। जो हम कह सकते हैं कि जितनी भी घटनाएं होती हैं, ज्वालामुखी वाली घटना भी होती हैं या भूकंप वाली घटनाएं होती हैं, वो पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियां हैं। कैसी गतिविधियां हैं? आंतरिक गतिविधियां हैं। तो जो ये निर्माण हुआ विभेदन की प्रक्रिया से, वो कैसे हुआ? तो इसको हम समझते हैं कि विभेदन की प्रक्रिया वो हमें क्या कहती है। तो विभेदन की प्रक्रिया कहती है कि जब पृथ्वी मॉल्टन थी, यानी भारी तत्व थे जिसमें फेरियम और निकिल थे और द्रव में थे और नीचे गए हुए थे और बाहरी व आंतरिक कोर बने थे। कैसे बने? जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये पृथ्वी थी, ये पृथ्वी थी और इस पृथ्वी में भारी तत्व थे। क्या तत्व थे? भारी भारी तत्व थे। भारी तत्व में कौन कौन से थे? एक तो था फेरियम। क्या था? फेरियम और निकिल था। ये जो तत्व थे ये मतलब भारी थे और बाहरी व आंतरिक कोर बने। ये फेरियम और निकिल है वो कोर बने थे। जैसे हम कहते हैं कि ये पृथ्वी का कोर सिस्टम है। कौन सा? ये। तो ये फेरियम और निकिल ये भारी तत्व है जो नीचे चले गए, और मध्यम भारी ये तो बहुत ज़्यादा थे जो नीचे चले गए, और जो मध्यम थे यानी इससे जो हल्के थे, किससे?
जो इससे हल्के थे, जो मध्यम भारी थे, पहले बहुत भारी थे बहुत नीचे चले गए, और जो मध्यम भारी थे वो है वो क्या बने, वो किससे थे, मैग्नीशियम और सिलिकेट से बने थे। वो किससे बने थे, मैग्नीशियम और किससे बने, सिलिकेट से बने थे। तो जब सिलिकेट से और मैग्नीशियम से बने तो क्या कहना है, वो मेंटल कहलाए। क्या कहलाए, मेंटल। ये वाला भाग मेंटल का भाग है, ये वाला। तो ये मेंटल का भाग हो गया। तो इस किससे बना था, सिलिकेट और मैग्नीशियम से बने गए, और हल्के सिलिकॉन और एल्यूमिनियम समृद्ध परत ऊपर रहकर क्रस्ट बन गए। जो इससे भी जो हल्के थे, किससे हल्के, जो मध्यम भारी थे इससे भी हल्के। तो इससे हल्के तत्व कौन कौन से, और जो हल्के तत्व, जो हल्के तत्व थे वो हल्के तत्व है क्या हो गए, वो क्रस्ट बन गए। क्या बन गए, क्रस्ट। ये जो हल्के थे वो क्या बन गए, क्रस्ट बन गए। क्रस्ट बन गई, क्रस्ट यानी भूपर पट्टी, क्रस्ट बन गई। और क्रस्ट में कौन कौन से थे, तो इसमें थे सिलिका और एल्यूमिनियम। कौन से थे, सिलिका और एल्यूमिनियम, ये दोनों तत्व थे जो क्रस्ट में थे। तो ये हमारी थी विभेदन की प्रक्रिया। कौन सी थी, विभेदन की प्रक्रिया। जिस विभेदन की प्रक्रिया से हमें क्रस्ट, कोर और मेंटल का निर्माण हुआ था। तो कौन कौन, सिलिका और एल्यूमिनियम और सिलिका और मैग्नीशियम और फेरियम और निकिल, ये तत्व हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, क्रस्ट और कोर और मेंटल। क्रस्ट, कोर और मेंटल पृथ्वी की तीन है वो परतें बनाते हैं। और इन तीन परतों में जैसे हम इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हम, सियाल, सीमा और निफे। क्या कहते हैं, सियाल, सीमा और निफे, ये तीन है वो परतें हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण किससे हुआ। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नदियों के निर्माण से, ऑप्शन बी ज्वालामुखी उत्सर्जन से, ऑप्शन सी सूर्य की विकिरण से, या ऑप्शन डी पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। बताइए कि जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, किससे हुआ, ज्वालामुखी उत्सर्जन से। ज्वालामुखी उत्सर्जन से वो प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण हुआ। कैसे हुआ, प्रारंभिक जो वायुमंडल है उसका जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी उत्सर्जन और इम्पैक्ट से हुआ था। कैसे हुआ, तो पृथ्वी के जो अंदरूनी गैस हैं, इसमें कौन कौन सी गैसें आती, एक तो मतलब हम कह सकते हैं कि जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और N2 और H2S और मतलब क्या है CH4, ये जो मतलब गैस हैं। और इन गैसों में ज्वालामुखी और गैस निर्गमन के माध्यम से बाहर आई थी। ये सभी गैसें जो पृथ्वी के अंदर थी, और जो ज्वालामुखी फटे, उस जो ज्वालामुखियों के जो गैस उनसे बाहर निकली उनके साथ है वो ये गैसें भी बाहर आ गई थी। और इससे मतलब वो पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसका वो मतलब निर्माण है वो हुआ था। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, प्रारंभिक महासागर कैसे बने। आपके ऑप्शन है, ज्वालामुखियों की राख से, वायुमंडल के पिघलने से, जल वाष्प के संघनन और वर्षा से, और पौधों के विकास से। बताइए कि इसका प्रश्न है वो जो करेक्ट आंसर है वो इसका क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन सी, जल वाष्प के संघनन और वर्षा से। जल वाष्प के संघनन और वर्षा से प्रारंभिक महासागर का निर्माण हुआ था। कैसे हुआ था, जो जल वाष्प और संघनन हुआ उससे मतलब वर्षा हुई, वर्षा हुई, और वर्षा कई करोड़ों सालों तक चली थी। और पृथ्वी पर जितने भी जो गड्ढे थे वो मतलब वर्षा के पानी से भर गए थे, और जो ऊपरी भाग थे वो मतलब रह गए थे, और जो गड्ढे थे वो भर गए थे। तो जो भर गए वो तो महासागर कहलाए, और जो ऊपरी भाग रह गया वो महाद्वीप कहलाए। जो पृथ्वी जो ठंडी हुई
तो उसके जो ठोस भाग है वो क्रस्ट बनने के साथ वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प बादलों में जो बदलकर भारी वर्षा हुई थी। जो जलवाष्प हो रहा था, जलवाष्प से वो बादलों में जलवाष्प हो रहा था, नीचे धरती पर क्रस्ट पर जलवाष्प हो रहा था और ये ऊपर जाकर बादल बन रहे थे और बादल बनकर ये फिर नीचे वर्षा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ये वर्षा कर रहे थे। जब ये वर्षा कर रहे थे तो वर्षा के साथ ही वो मतलब जो गड्ढे थे वो भर गए थे, इसमें पानी आ गया और ऊपरी भाग है वो महाद्वीप बन गए। इसी प्रक्रिया से वो निर्माण हुआ था किसका? महासागरों का। और ये जो मतलब है वो जो प्रारंभ की जो चरण है उसमें से प्रारंभिक चरण में 4.0 और 3.8 बड़े पैमाने पर सतह पर पानी का स्थायी संचयन माना जाता है। मतलब अभी मैंने पहले आपको बताया था कि ये GA क्या होता है। तो 4.0 से 3.8 अरब वर्ष पहले, कब? अरब वर्ष पहले, GA अरब वर्ष पहले महासागर है वो बने थे। अरब वर्ष पहले महासागर बने थे। कैसे बने थे? वर्षा के कारण बने थे। संघनन हुआ था, जलवाष्प हुआ था और जलवाष्प से भारी बारिश हुई थी और ये बारिश कई लाखों सालों तक चली थी, जिसके कारण है वो महासागरों का है वो निर्माण हुआ था। गड्ढे है वो महासागर बन गए थे और ऊपरी भाग है वो महाद्वीप बन गए थे। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, महाद्वीप कैसे बने? आपके ऑप्शन है, ये भी हमने चर्चा की है कि महाद्वीप मतलब कैसे बने, फिर भी हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा कि महाद्वीप कैसे बने। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उल्का पिंडों के गिरने से, ऑप्शन बी हल्के सियाल तत्वों से क्रस्ट बनने पर, या ऑप्शन सी नदियों के टकराव से, या ऑप्शन डी चंद्रमा के खिंचाव से। बताइए कि जो इसका प्रश्न है वो, इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सियाल तत्वों से। किससे? सियाल तत्वों से। हल्के क्रस्ट और सियाल तत्वों के क्रस्ट बनने पर है महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। तो इसकी प्रारंभिक स्थिति जो प्रारंभिक सतह थी वो मतलब क्रस्ट है वो कैसी थी? वो पतली क्रस्ट थी। कैसी थी? पतली थी। ये शुरुआत में पतली थी और लगातार पुनर्निर्मित होती रहती थी। लगातार पुनर्निर्मित कैसे होती थी? तो पुनर्निर्मित होती थी ज्वालामुखी क्रियाओं से और अन्य क्रिया होती है उनसे, मतलब ये सतह है वो बनती रहती थी और पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियाँ होती थी उससे भी ये वो पुनः वो मतलब बनती रहती थी। इसका निर्माण है वो चलता ही रहता था। और जब पृथ्वी के हल्के तत्व थे जो सिलिका और एल्यूमिनियम थे, कौन से थे हल्के तत्व? कौन से थे? सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम थे और इसके जो सतह पर सघन हुए और ग्रेनाइट प्रकार की रचना बनी थी। किसकी? ग्रेनाइट। तो हम कह सकते हैं कि जो पहली जो परत थी हमारी, उस पहली परत में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। कौन सी? ग्रेनाइट चट्टानें वो पाई जाती है। किसमें? वो पाई जाती है ऊपरी क्रस्ट में। क्रस्ट यानी भूपरपटी। कौन सी? भूपरपटी। भूपरपटी में क्या पाया जाता है? तो सिलिका और एल्यूमिनियम पाई जाती है और ग्रेनाइट चट्टानें वो पाई जाती है। तो इनका जो निर्माण हुआ और ग्रेनाइट चट्टानों से वो महाद्वीप बने थे। कैसे बने? वो महाद्वीप बने थे। और जो भारी तत्व थे, जो बेसाल्टिक तत्व थे, जिसमें सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम, हमने पिछले प्रश्न में अभी चर्चा की थी कि जो पृथ्वी की 3 परतें हैं, कौन सी? सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे, मेंटल, कोर और क्रस्ट। इसकी हमने प्रश्न चर्चा की थी जब हमने उसमें देखा था कि कौन सा? ए सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम और कैसे फेरियम और निकिल, ये तीनों अमृत तत्व हमें देखे थे। तो इससे तो मतलब क्या ऊपरी परत बना था जिसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और इससे क्या कहते हैं? इससे जो इससे बना इसे हम कहते हैं मेंटल कहते हैं। और ये क्या कहलाता है? ये कोर कहलाता है। हिंदी में इसको क्रोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड। तो ये परतें हैं वो बनी थी। तो महाद्वीप है वो सिलिका और एल्यूमिनियम, इन तत्वों से मतलब महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। इससे जो क्रस्ट बनी और क्रस्ट से महाद्वीपों का निर्माण हुआ और क्रस्ट है वो लगातार पुनर्निर्मित होती रही। और कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो मतलब जो ऊपरी परत है उसमें ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है और जो निचली परत है उसमें बेसाल्टिक चट्टानें वो पाई जाती है और नीचे क्रोड में भारी तत्व है मौजूद है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है,
पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ कब बनने लगी थी? जो हमारे ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए 4.5 अरब वर्ष पहले, ऑप्शन बी 3.5 से 4.0 अरब वर्ष पहले, ऑप्शन सी 2 अरब वर्ष पहले, या ऑप्शन डी 1 अरब वर्ष पहले। तो बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपकी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 3.5 से 4.0 अरब वर्ष पहले है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ है वो बनने लगी थी। तो जो सतह का तापमान था वो अब कैसे बनी, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कि जब हमने देखा कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो गैसीय धूलीय कण थे और ज्वालामुखी फट रहे थे, और उनकी जो क्या कहते हैं जो तापमान है वो किस अवस्था में था, तो वो मतलब पिघला हुआ मतलब था, तरल अवस्था में था, बहुत पृथ्वी गर्म थी और शीत काल भी मतलब आया था और बहुत भारी वर्षा भी हुई थी। ये सब पृथ्वी के निर्माण के प्रमुख चरण हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जब सतह का तापमान है वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि क्रस्ट बनी थी। क्रोड सबसे जो भारी भाग था, क्रोड जो जिसमें भारी तत्व थे वो सेंटर में चला गया था, उससे हल्के तत्व थे वो बीच में रह गए थे, और उससे हल्के तत्व थे वो ऊपर रह गए थे, जो क्रस्ट बनी थी। और जो सतह का जो तापमान है वो सतह का तापमान घटा था, तो सतह का तापमान घटा। तो जब सतह का तापमान घटा, स्थिर महासागर बने और रासायनिक सूप संभव हुआ। जो तापमान था वो घट गया, जो महासागर थे वो स्थिर हो गए। कैसे हो गए? महासागर है वो स्थिर हो गए, और जो पर्यावरण जो वायुमंडल था वो अनुकूल हो गया, जीवन के अनुकूल हो गया, जीवन के अनुकूल है वो वायुमंडल हो गया। जब ये सभी घटनाएं हो गई तब मतलब है जीवन, पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ वो बनी थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि कब बनी थी, तो 3.5 GA। अब कितने GA हैं? 3.5 अरब वर्ष पहले, 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ वो बन गई थी। और इसमें जब सर्वप्रथम है वो ऑक्सीजन का उदय हुआ, ऑक्सीजन गैस है वो बनी थी, ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ। सबसे पहले जो पृथ्वी पर कोई गैस बनी थी तो वो कौन सी बनी थी? ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन कब बनी थी? तो ये बनी थी 2.4 से 2.1 अरब वर्ष पहले। उस समय जब ये ऑक्सीजन बनी थी तो सबसे पहले जो पृथ्वी पर जो जीव आए थे वो कौन से जीव थे? वो सूक्ष्म जीव थे, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव थे, और जिनकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? जो समुद्र में हुई थी, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि महासागर में हुई थी, महासागर या समुद्र में उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो प्रथम जो पृथ्वी पर उत्पन्न या फिर पृथ्वी पर आने वाला सबसे जो पहला जीव था वो कौन सा जीव था? वो सूक्ष्म जीव था। और जो ऑक्सीजन पृथ्वी पर है वो भी मतलब बढ़ गया था। उसके बाद सूक्ष्म जीव आए, और सूक्ष्म जीवों के बाद वो जो जीवन है वो समुद्र से फिर कहाँ पर आ गया? जो पानी से वो कहाँ पर आ गया? जमीन पर आ गया। जमीन पर कई सारे जीव वो समुद्र से जमीन पर आ गए, समुद्र से जमीन पर आ गए, और फिर सिलसिला शुरू हुआ पृथ्वी पर जीवन का। किसका? जीवन का। तो ये हमारे कुछ सवाल थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगले वीडियो के लिए मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।